नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो 10वीं क्लास की पुस्तक है वो शुरू करने वाले हैं। और इस पुस्तक के अंदर 3 चैप्टर हैं। एक तो लोकतंत्र है और 2 और हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तीनों ही चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीट के एग्जाम में डायरेक्ट जो इससे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित यूनिट है उसमें भी आपके सीधा सीधा टॉपिक है लोकतंत्र। और 10th क्लास की जो पुस्तक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और लोकतंत्र रीट के एग्जाम में भी डायरेक्ट सिलेबस में है। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है, राजस्थान की जलवायु से संबंधित। अ, यह बताइएगा कि कोपेन जो है राजस्थान के जलवायु प्रदेशों का जो वर्गीकरण है कोपेन के अनुसार, उसमें कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके अनुसार भरतपुर जिला यह किस जलवायु प्रदेश में आएगा। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा कि कोपेन का जो जलवायु का वर्गीकरण है राजस्थान के संदर्भ में, तो उसमें भरतपुर जिला जो है वो किस में आएगा। 4 ऑप्शन है वो आपको बता देता हूं मैं। आपको एक बताना है AW या BWHW या BSHW या CWG। क्वेश्चन फिर से सुनेगा। कोपेन के राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भरतपुर जिला जो है ये इन चारों में से किसके अंदर आता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। AW, BWHW, BSHW और CWG। तो कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम आगे पढ़ते हैं लोकतंत्र। और एक बात मैं आपको 100% जो है वो पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो विद्यार्थी ईमानदारी से मेरी हर बात को फॉलो कर रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं किस तरह से पढ़ना है, कैसे तैयारी करें, वो SST के पेपर में 60 में से 55 क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन आराम से सही करेंगे। और ये सही करने पड़ेंगे आपको, क्योंकि पेपर ऐसा भी हार्ड नहीं आता कि आप 60 में स्टूडेंट 40 ही कर पाए। ऐसा रीट का पेपर नहीं आता है। जो ढंग से पढ़ता है वो 55 क्वेश्चन तक सही कर सकता है और करने पड़ेंगे। बाल विकास है, बाल विकास के पेपर में 24-25 क्वेश्चन आपको मिनिमम करने होंगे। तो अच्छे से स्टडी करने के लिए तो आप 60 में से 55 क्वेश्चन आराम से सही कर देंगे SST के अंदर। और एक एक क्वेश्चन का आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान है। तो इनको सारी चीजों को याद कर लीजिए अच्छे से, घोट के पी जाए इनको। देखिए लोकतंत्र का अर्थ और विभिन्न प्रकार। लोकतंत्र का अर्थ, और एक बात मैं और बता दूं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे जुड़े हुए हैं यहां जिनका मुझे पूरा विश्वास है कि वो 100% उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार। तो ये बात जब मैं कहता हूं कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो किसी ना किसी विश्वास के बल पे और किसी ना किसी चीज पे जो मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, उसको देखते हुए ये चीज मैं कह सकता हूं कि हाँ, आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे होंगे जो रीट के लिए दोबारा उनको जिंदगी में नहीं पढ़ना पड़ेगा। रीट आपका इस बार निकल जाएगा। अगली बार जीवन में तैयारी करोगे तो या तो 2nd ग्रेड या फिर आगे 1st ग्रेड, उनके लिए तैयारी करना है। और जितना आदमी ऊपर की ओर बढ़ता है, संख्या विद्यार्थियों की उतनी ही कम होती जाती है। आप देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों की संख्या है आपको रीट में मिल जाएगी, राजस्थान पुलिस, पटवारी। अब आप इनसे और ऊपर जाइए, 2nd ग्रेड, इधर चले जाइए राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर, इधर चले जाइए RS के एग्जाम की तरफ। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो रीट की कंपैरिजन में 2nd ग्रेड में संख्या कम होती है, 2nd ग्रेड से भी कम संख्या होती है 1st ग्रेड में, 1st ग्रेड से भी कम संख्या विद्यार्थियों की होती है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चर में। तो जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाते हैं संख्या कम होती जाती है। तो आपको दोबारा जीवन में रीट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार में बहुत अच्छे नंबर के साथ में सिलेक्शन करवाओ और उसके बाद में जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करो। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर। कॉलेज लेक्चर की भर्ती भी अभी आने वाली है, उसके बारे में भी बातें करेंगे बाद में। तो अब देखिए लोकतंत्र का अर्थ। अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र, जनतंत्र या प्रजातंत्र।
अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिया से बना है। यदि डेमोस का मूल अर्थ है भीड़, किंतु आधुनिक काल में इसका अर्थ जनता से लिया जाने लगा है, और क्रेटिया का अर्थ है शक्ति। इस प्रकार शब्दार्थ की दृष्टि से डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति। कितना प्यारा समझा रखा है। और सीधा का सीधा रेट में क्वेश्चन उठता है, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है इनसे। तो क्या है लोकतंत्र को इंग्लिश में हम कहते हैं डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो है ये इंग्लिश वर्ड है, लेकिन अब इसका तो हिंदी में अर्थ होता है लोकतंत्र। लोक माने जनता, तंत्र माने एक सिस्टम, यानी जनता का सिस्टम। अब ये किससे बना है? डेमोक्रेसी अंग्रेजी जो वर्ड है ये ग्रीक भाषा के दो वर्ड हैं, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का अर्थ वैसे भीड़ है, लेकिन इसका जो अर्थ किससे लिया जाता है? जनता से। और क्रेटिया, तो क्रेटिया जो वर्ड है इसका अर्थ होता है शक्ति, यानी इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी का अर्थ हो गया जनता की शक्ति। अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता की शक्ति पर आधारित शासन तंत्र। इसमें तीन अंतः संबंधित अर्थ निहित हैं। यह निर्णय लेने की एक विधि है, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है, यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। तो इसमें तीन अंतः संबंधित अर्थ निहित हैं डेमोक्रेसी में। यह निर्णय लेने की विधि है, यानी जनता की शक्ति है डेमोक्रेसी का अर्थ। तो डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में है क्या? ये जो लोकतंत्र वर्ड है इसमें क्या है? निर्णय लेने की एक विधि, कि निर्णय किस तरह से लिया जाएगा। तो किस तरह से लिया जाएगा? जो जनता के चुने हुए सेवक हैं, जिनको जनता चुनती है, जनता जिनका चुनाव करती है, वो आगे पहुंचते हैं और वो निर्णय लेते हैं। यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का एक समूह है। तो निर्णय लेने के लिए कौन से सिद्धांत, किसके आधार पर? तो उसके लिए भारतीय संविधान है, एक सिस्टम बना हुआ है जिसके आधार पर आपको आगे निर्णय लेने होंगे। यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित अवधारणा है। आदर्शात्मक मूल्य भी जो है वो भी साथ में इंक्लूड हैं, क्योंकि कोई भी कार्य किया जाए अगर उसमें आदर्शात्मक मूल्य नहीं हो, लोक कल्याण की भावना नहीं हो, तो फिर उसमें वो बात नहीं रहती जो होनी चाहिए। इसलिए लोकतंत्र के अंदर आदर्शात्मक मूल्य हैं, उनका भी स्थान है। जैसे जनता के हित के लिए कार्य करना, जो सेवक होते हैं एमपी एमएलए जो हैं, तो ये जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं है, सेवक हैं। तो इस भावना के साथ काम करना। आधुनिक काल में लोकतंत्र को केवल शासन का एक रूप ही माना जाता है। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और उसके साथ भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। लोकतंत्र के वास्तविक अर्थ को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके विभिन्न रूपों से जुड़ी अवधारणाओं से परिचित हो। तो अब लोकतंत्र के विभिन्न रूप कौन से हैं? वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आधुनिक काल में लोकतंत्र के प्रमुख रूपों और उनसे संबंधित अवधारणाओं को निम्नलिखित रूप में स्वीकार किया जाता है। सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। सबसे पहला है राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र को अतीत में व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, किंतु आधुनिक युग में इसे उदारवादी लोकतंत्र कहा जाता है। आधुनिक युग में राजनीतिक लोकतंत्र की उत्पत्ति पश्चिमी देशों से हुई है, अतः इसे कभी कभी पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों ने इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहना पसंद किया है। तो यह व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था जो राजनीतिक लोकतंत्र है, और आधुनिक युग के अंदर जो है इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी लोकतंत्र। अब व्यक्तिवादी लोकतंत्र वर्ड है, यह भी अपने आप में एक बड़ा वर्ड है। देखिए, राजा जो पहले है, राजाओं का एक सिस्टम होता था, जैसे महाजनपद काल है, उसमें आपने देखे कई राजा ये थे कि राजा का पुत्र है वही भविष्य में राजा बनेगा, और कुछ ऐसे थे जो किस रूप में थे? गणतंत्रात्मक, यानी वहां का जो प्रमुख है उसका चुनाव जनता करती थी। तो अब जैसे मगध साम्राज्य की बात करें, तो मगध साम्राज्य के अंदर जो मौर्य साम्राज्य के शासक थे, भले ही वो ये था कि राजा का पुत्र जो है राजा है, लेकिन वो जनता के लिए उत्तरदायी होता था। जैसे उनके गुरु थे चाणक्य, तो उन्होंने राजा को शक्तिशाली बना रखा था कि जो डिसीजन होगा वो राजा का है, लेकिन फिर भी राजा इस तरह पूरी तरह से नहीं था कि वो अपनी जो मर्जी से कुछ भी कर सके। ये स्थिति राजा की नहीं थी, भले ही राजा सर्वशक्तिमान था। तो चूंकि वो थोड़ा पहले क्या था कि व्यक्ति केंद्रित था, जो एक व्यक्ति है उसी पर डिपेंड था कि वो व्यक्ति क्या चाहता है।
तो अगर जनता का भाग्य अच्छा है, राजा अच्छा मिल जाता था। भाग्य अगर खराब है, दुर्भाग्य है, तो बेकार राजा भी हो जाता था। लेकिन अब इसका सिस्टम चेंज हो चुका है। अब लोकतंत्र कैसा है राजनीति के वाला? उदारवादी। क्योंकि अब जो चुनाव इनका करता है, कौन करता है? जनता चुनाव करती है। मार्क्सवादी जो है वो इसे पूंजीवादी लोकतंत्र कहते हैं, कि जो पूंजीवादी है उन्हीं की सत्ता रहती है लोकतंत्र में। और कहीं ना कहीं ये बात सही भी है। उदारवादी विचारकों ने समस्त राजनीतिक लोकतंत्र के दो रूपों का उल्लेख किया है। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र और शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र। राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का लोकतांत्रिक राज्य डेमोक्रेटिक स्टेट है। लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के अनुसार प्रभु सत्ता का निवास जनता में होता है और इसलिए जनता को सरकार के निर्माण, उसके नियंत्रण तथा उसको पदच्युत करने की पूर्ण और अंतिम शक्ति भी प्राप्त होती है। तो ये राज्य का लोकतंत्र का जो प्रकार है, अभी आप देख ही रहे हैं, जनता ही चुनाव करती है और वही आगे जाकर के क्या करते हैं, जो नीति निर्माण करना। और तो जनता सरकार का निर्माण करती है, नियंत्रण, उसको हटाने का अधिकार, ये सब शक्ति जो है किसके पास है? जनता के पास है। तो ये लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा है। शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। तो शासन के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र का अर्थ लोकतांत्रिक शासन से है। देखिए, एक तो हो गया जो निर्माण से संबंधित है, जनता जिनका चुनाव करती है, जो सरकार बनाते हैं, नीति निर्माण करते हैं। अब उन्हीं के द्वारा क्या किया जाएगा? शासन किया जाएगा। तो जो भी नियम वगैरह बनाए जाते हैं, विधायक बनाए जाते हैं, ये विधेयक जो बनते हैं, लो, तो बनाने का काम किसका है? विधायिका का। और उन्हीं नियम के माध्यम से क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य की अवधारणा के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित और व्यवहारिक रूप है। तो यह उल्लेखनीय है कि राजनीतिक लोकतंत्र से संबंधित ये दोनों अवधारणाएं कानूनी प्रभु सत्ता पर राजनीतिक प्रभु सत्ता की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। संक्षेप में ये दोनों मानती हैं कि राजनीतिक प्रभु सत्ता द्वारा कानूनी प्रभु सत्ता पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। यह उल्लेखनीय है कि आधुनिक युग में प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी दो रूप हैं, एक तो संसदीय और एक अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र। तो संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र। लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन अर्थात संपूर्ण राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। जैसे राजनीतिक लोकतंत्र जो है वो उदारवादी संविधान में विश्वास करता है। यह प्रभु सत्ता का निवास जनता में मानता है। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष जो है वो लोकतांत्रिक राज्य है और उसका व्यवहारिक पक्ष है लोकतांत्रिक शासन। जनता शासन को नियुक्त करती है, सरकार को नियुक्त करती है, उस पर नियंत्रण करती है और उसे हटा भी सकती है। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं होता, अपितु लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति का साधन होता है। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र जो है एक तो होता है साधन और एक होता है साध्य। साध्य क्या होता है? लक्ष्य। और साधन क्या होते हैं? जिनके माध्यम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हो। जैसे आपका लक्ष्य क्या है? रीट में चयन करवाना। उस रीट में चयन करने के लिए आप मेहनत करते हो, बुक्स लाते हो, उनको पढ़ते हो, ऑनलाइन वीडियोस देखते हो, कोर्स लेते हैं। ये जो सब आप प्रयास करते हैं, जो भी आपको लगे कि मुझे सिलेक्शन करवाने के लिए कोई भी कमी नहीं रखनी, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जिन साधनों का भी इस्तेमाल करते हैं, पेन, कॉपी, ये सब चीजें साधन में आती हैं। इनके माध्यम से आप सब आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। तो ये तो साध्य है। और जिनके माध्यम से अपने साध्य को प्राप्त करते हैं वो क्या होते हैं? साधन। तो राजनीतिक लोकतंत्र जो होता है वो अपने आप में कोई साध्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है वो, अपितु वो तो एक साधन है किसकी प्राप्ति का? लोकतांत्रिक साध्य और मूल्यों की प्राप्ति का। सरकार की भावना जो है वो कल्याण की भावना होनी चाहिए, ना कि शासन करने की। इसको समझिएगा। शासन तो फिर तो किया जाता है क्योंकि शासन तो करना ही पड़ेगा।
लेकिन वो शासन के अंदर भी जो भावना है वो लोक कल्याण की भावना होनी चाहिए। इसीलिए राजनीतिक लोकतंत्र है वो उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करते हैं। तो इस प्रकार से तो एक बार फिर से जो शुरू में ये नाम है मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, राजनीतिक लोकतंत्र के एक अंग के रूप में लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद हैं। एक तो है प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। अब आप इसमें बताइए कि भारत में कौन सा है। अगर आपसे सपोज कीजिए वो आपसे क्वेश्चन पूछे परीक्षा में कि बताइए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो उसने चार ऑप्शन दे दिए, शुद्ध लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, उपरोक्त दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा उसका? उसका उत्तर होगा प्रतिनिधि लोकतंत्र। और प्रतिनिधि लोकतंत्र के भी इसने आगे दो प्रकार बताए हैं। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर भी भारत में कौन सा है? तो वो है संसदीय लोकतंत्र। अब देखिए, प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र क्या होता है, यह वर्तमान में देखिए नहीं है। कोई इक्का दुक्का देश कहीं हो तो हो, मिल जाए, बाकी कहीं ये नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र प्रारंभ में यही सिस्टम था। जैसे बहुत पहले की बात करें, अगर यूनान की बात करें तो इस साल से पहले के 200, 300, 400, 500 साल पहले, तो उस समय यूनान के अंदर ये शुद्ध या प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये चला करता था। कई स्थानों पर और भी था। क्या होता था कि इसमें डायरेक्ट जनता ही नियम बना लेती थी। पहले देखिए जनसंख्या क्या है, कम होती थी। इतनी जनसंख्या आज की जैसे जनसंख्या वैसी तो थी नहीं। कोई गांव है, शहर है, कोई नगर है, तो वहां क्या करते थे, इतनी जनसंख्या नहीं होती थी जितनी आज है। और लोग भी सही होते थे, समझदार होते थे, तो वो मिलजुल करके और कोई ना कोई डिसीजन ले लिया करते थे। वही नियम बनाते थे, वही बना लेते थे कानून। उसको अप्लाई जो है कौन कराएगा, कौन उसके लिए नियम जो है उसको लागू करवाने का काम करेगा। कोई कमी होती है तो खुद ही लोग मिलकर उसको हटा देते थे। यानी डायरेक्ट जनता का शासन। भारत में डायरेक्ट जनता का शासन नहीं है, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा शासन है। इसलिए हम कह देते हैं कि जनता का शासन है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, वो अप्रत्यक्ष रूप से है। और सपोज कीजिए कि आज जैसे मान लीजिए कोई भी विधायक का नया कानून बनाता है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, ये चीज आपको समझा दूं क्योंकि आगे भी ये बार बार आपके बहुत काम आएगी। जैसे राजस्थान सरकार की बात करें तो राजस्थान सरकार में 200 एमएलए हैं और 200 एमएलए मिलके और ये बनाते हैं विधायिका। अब ये मान लीजिए ये 200 एमएलए कोई भी विधेयक, कोई भी कानून बनाएंगे, पहले वो विधेयक पेश किया जाएगा। जब उस पर राज्यपाल की मोहर लग जाएगी तो फिर वो कानून बन जाएगा। तो ये विधेयक जो भी बनाते हैं, क्या उसमें आपकी होती है राय? कोई भी सलाह होती है आपकी कि आपसे पूछ करके और आप ही बनाओगे कानून, या आप जो करोगे वो होगा? नहीं। आपने तो अपने प्रतिनिधियों को इस विश्वास के साथ भेजा कि वो जो करेंगे तो वो हमारे बेहतर के लिए ही कोई ना कोई कानून बनाएंगे। और एक होता है कि आपके ही अधिकार में है कि कानून ही आपको बनाना है। जो भी जनता कानून बनाएगी वो कानून हो जाएगा बहुमत से। वो होता है प्रत्यक्ष अथवा शुद्ध लोकतंत्र। एक कंट्री है स्विट्जरलैंड, वहां कुछ कुछ जगह जो है आपको ये आज भी शुद्ध लोकतंत्र के कुछ जो पॉइंट हैं वो आपको वहां देखने को मिल जाएंगे। अब तो जनसंख्या इतनी लाखों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में, किसी भी देश की, और कोई भी नगर वगैरह वहां की लाखों में जनसंख्या है। तो वो चीज संभव ही नहीं है कि इतनी जनता एक साथ बैठे और फिर वो बहुमत से निर्णय भी कर ले। उससे पहले ही लोग चप्पल निकाल के एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। ये स्थिति आज की है। पहले ये स्थिति नहीं होती थी, भीड़ होती थी बहुत कम, जनसंख्या कम थी, तो मिलजुल करके काम कर लिया करते। डायरेक्ट जनता के द्वारा ही कानून बन जाना, सब कुछ जनता ही करेगी, वो होता था शुद्ध लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष जनता के द्वारा ही था डायरेक्ट, तो इसलिए अब है अप्रत्यक्ष अथवा प्रतिनिधि लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र क्या होता है? अप्रत्यक्ष इसलिए कहते हैं क्योंकि जनता डायरेक्ट शासन नहीं करती, अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। और प्रतिनिधि चूंकि वो अपने प्रतिनिधि को भेजती है, इसलिए यह कहलाता है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके दो प्रकार हैं, एक संसदीय और एक अध्यक्षतात्मक।
संसदीय का जो उदाहरण है वो शुद्ध उदाहरण है भारत, और संसदीय के अंदर जैसे ब्रिटेन है वो भी संसदीय लोकतंत्र का उदाहरण है। अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र का उदाहरण है अमेरिका। तो जब दोनों में ही जनता चुनती है, देखिए अभी जैसे वहां चुनाव, अमेरिका के चुनाव, तो आप भी जानते हैं कि अमेरिका में चुनाव होंगे, तो लगातार ये मीडिया में बना हुआ है कि अमेरिका में चुनाव होंगे, यानी जनता वोट तो करेगी। तो जब वहां भी जनता वोट कर रही है और भारत में भी जनता वोट करती है, तो फिर ये डिफरेंस क्यों इनमें? तो उस डिफरेंस का कारण है, संसदीय लोकतंत्र के अंदर जो है एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है, देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक सत्ता वो किसके हाथ में होती है? प्रधानमंत्री के हाथ में। और जो कार्यपालिका है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। भाई इसमें कौन होता है कार्यपालिका में? प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति भी होता है। प्रधानमंत्री के साथ में जो लोग होते हैं, मिनिस्टर वगैरह, वो सब इसमें आते हैं राष्ट्रपति की कार्यपालिका में। तो वो सब किसके प्रति? ये अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं है कि अपनी मनमर्जी से कर दिया, इनकी भी जवाबदेही बनती है किसके लिए? जो विधायिका है, लोकसभा के प्रति इनकी वो जिम्मेदारी बनती है। तो यहां जिम्मेदारी वाला पार्ट वो होता है कि ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन अध्यक्षतात्मक लोकतंत्र के अंदर जो है, चाहे नाम मात्र हो और चाहे वास्तविक हो, वो एक ही है और वो है राष्ट्रपति। और वहां इस तरह की जवाबदेहीता नहीं है कि उसको किसी के प्रति जवाबदेही होना पड़ेगा, विधायिका के प्रति या इस तरह से। इसलिए जो भी करता है वहां पूरे 4 साल जो है राष्ट्रपति शासन करके जाता है, पूरा कंप्लीट अपना 4 साल करता है। तो वहां सब कुछ करने वाला जो है वो राष्ट्रपति है, सर्वे सर्वा। वास्तविक नाम मात्र जो है वो सब कुछ राष्ट्रपति है। वो विधायिका और कार्यपालिका का प्रमुख वो एक ही व्यक्ति है। हमारे यहां नाम मात्र का अलग है, वास्तविक अलग है, जबकि वहां ऐसा नहीं है। तो वो, अब देखिए, आप जब भी अमेरिका का नाम आता है, आपके सामने अगर विश्व के शक्तिशाली व्यक्ति की अगर नाम आए, तो वो आएगा कि साहब अमेरिका का राष्ट्रपति सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता है। उसका कारण यह है कि वहां वो ही है सब कुछ करने वाला, चाहे बराक ओबामा हो और चाहे जो अभी है वो, चाहे वो हो, कोई भी हो। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है। तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र ये वर्तमान में आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र विश्व में जो है वो यही वर्तमान में चल रहा है। और इसके भी दो भाग हैं, संसदीय और अध्यक्षतात्मक। संसदीय के अंदर कौन उदाहरण है? भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया। अध्यक्षतात्मक का उदाहरण क्या है? अमेरिका। और अभी अमेरिका में चुनाव का खूब चल रहा है। कौन है वहां राष्ट्रपति अभी? ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। तो ये चीजें अब आपके समझ में आ गया होगा अच्छा सा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। और अगर एग्जाम में इसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो किस प्रकार से आपको उसका उत्तर देना है। इसके बाद में आता है सामाजिक लोकतंत्र। समाज के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र को सामाजिक लोकतंत्र कहा जाता है। सामाजिक लोकतंत्र का एक प्रमुख लक्ष्य है सामाजिक समता की भावना। संक्षेप में सामाजिक लोकतंत्र करता है समाज में नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म आदि के स्थान पर व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं किया जाना चाहिए और सभी व्यक्ति को व्यक्ति के रूप में समान समझा जाना चाहिए। हरनशा के अनुसार लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो और जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। सामाजिक लोकतंत्र की अवधारणा मुख्यतः सामाजिक समानता के अधिकार पर जोर देती है। इसका सामान्य अर्थ यही है कि सभी व्यक्तियों को समाज में समान महत्व प्राप्त होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को अन्य किसी भी व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। व्यवहार में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दो बातें आवश्यक है। धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेष अधिकारों की व्यवस्था का अंत किया जाए और सभी व्यक्तियों को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं। तो जो भारतीय लोकतंत्र है उसमें भारतीय लोकतंत्र में सामाजिक लोकतंत्र को भी स्थान दिया गया है। आप जब पढ़ते हैं आर्टिकल 14 से 18 समता का अधिकार, तो उसमें आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 ये सब चीजें क्या पढ़ते हैं कि किसी के भी साथ है ये जो नौकरी का अवसर हो, 16 वाला कोई नौकरी हो,
कोई भी रोजगार का अवसर हो, इन सब के आधार पर किसी भी तरह से विभेद नहीं किया जाएगा। तो समता का अधिकार है भारत में, इसलिए दिया गया है कि सामाजिक रूप से समानता हो, किसी भी व्यक्ति के साथ जो है वो अन्याय नहीं हो। आर्टिकल 17 हमारे बनाए गए अस्पृश्यता का अंत। तो वो यही है कि पहले ये बहुत ज्यादा होता था कि ये जैसे इसकी जात जो है वो ये किसी की नीची जात है, ये ऊंची जात है, ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। जिनको नीची जात समझा जाता था वो बर्तन के हाथ नहीं लगा सकते थे। जैसे किसी के घर खाना है तो वो बर्तन को छू नहीं सकता था, वो उस व्यक्ति को भी नहीं छू सकता था जो उसे खाना खिलाता था, किसी दूसरी जाति वाला। तो इतना ज्यादा विभेद। वो व्यक्ति खाना भी खाता था तो वो अपने बर्तन को अच्छे से धो करके और खुद ही जाता था, और उसका बर्तन साइड में ही रखा जाता था कि भविष्य में भी कभी ये कोई आएगा तो उसको इसी बर्तन में खिलाया जाएगा। तो कितनी ये लोगों के अंदर जो है ये चीजें बैठी हुई हैं। और आज भी कहीं ना कहीं गांव में ये बहुत सी जगह आपको ये चीजें मिलेगी। ये चीजें जो है ये शहरों में उतनी नहीं है, लेकिन गांव के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा है कि वो उस जाति वाले हैं उनको साइड में रखते हैं। तो ये है सामाजिक लोकतंत्र कि किसी के साथ भी इस तरह से नस्ल के आधार पे कि भाई तुम्हारी नस्ल श्रेष्ठ है हमारी श्रेष्ठ नहीं है, ये इस तरह की चीजें रंग के आधार पर। अब जो भारत के अंदर एक चीज है गोरा रंग, इसको बड़ा वो बताते हैं वो, और इसको लेकर के ये जो फिल्म अभिनेत्रियां हैं, ये जो और भी जो टीवी एक्ट्रेस वगैरह है, ये खूब ऐड करते हैं। वो एक क्रीम आती थी फेयर एंड लवली करके नाम की, कोई बड़ा ऐड आता था उसका कि फेयर एंड लवली क्रीम लगाओ 7 दिन में गोरा पाओ। ऐड किस तरह से दिखाते थे, कोई लड़की है उसका कलर सांवला है, उसकी शादी नहीं हो रही, अब वो दिखाते लड़की बहुत दुखी है, मैं आत्महत्या कर लूंगी, फिर अचानक उसको कहीं से वो फेयर एंड लवली क्रीम दिखती है कि बेटी ये लगा तू, और फिर वो लगाती है। जो लड़का उसको पहले देख कर मुंह उधर करता था अब कहेंगे अरे वाह तुम, तो फिर वो उससे शादी कर लेता है। कितनी गलत चीज जो है। पहली बात तो वो एड ही गलत बनाया जा रहा है, और इस तरह से करके लोग उसको देखते भी यार फेयर एंड लवली क्रीम खरीद के भी लाते हैं और चमड़ी को रात दिन घिसते हैं वो, लेकिन वो चमड़ी रहती की रहती वही है। ये चीजें कितनी ज्यादा है कि आपके दिमाग में चीज भरी जाती है कि गोरा रंग अच्छा होता है और काला रंग सांवला रंग ये खराब होता है। अगर किसी का मान लीजिए घर पे रिश्ता आ रहा हो, 2 बहनें हैं, एक बहन का रंग सांवला है थोड़ा, एक का जैसे गोरा है, तो जिस बहन का कलर थोड़ा गोरा है उससे वो रिश्ता कर लेंगे फटाफट। तो भले ही उसके पास में दूसरी बहन है, उसके पास में कितनी ही योग्यता हो, भले ही वो फर्स्ट ग्रेड हो, और भले ही छोटे वाली बहन अभी तैयारी कर रही हो, भले ही रीट में ही अभी एग्जाम दे रही हो, लेकिन उससे कर लेंगे वो। ये जब यही भेद हो रहा है घर घर में, तो बड़े जो देश और बड़ी बड़ी चीजों में तो वहां तो बहुत ये इस तरह के भेद होते हैं रंग के आधार पे। तो ये आप देख लीजिए जो टीवी अभिनेत्रियां हैं, ये जो मिस यूनिवर्स वगैरह एक रही है लारा दत्ता है, एक और एक्ट्रेस थी सुष्मिता सेन, ये मिस यूनिवर्स तक रही है। तो रंग तो इनका भी सांवला था। तो ये कोई सांवला रंग जो है वो कोई मापदंड नहीं होता है, गोरा रंग ये इस तरह के, ये बातें अंग्रेज आए थे वो करके गए थे वो, ये सब अंग्रेजों के काम है ये, कि जो गोरा है उसको कालों पर राज करने का अधिकार है। अंग्रेज रात दिन इस बात को बोलते रहे और भारतीयों ने उसको अंदर बसा लिया कि हाँ हम वास्तव में बुरे हैं और अंग्रेज हमसे अच्छे हैं। और इसी बात को लेकर के दादा भाई नौरोजी ने इसी चीज को लेकर के कहा था कि अंग्रेजों ने जो भारत का आर्थिक शोषण किया है उससे आने वाले कई वर्षों में भारत उभर जाएगा। 50 साल लग जाएंगे, 100 साल लग जाएंगे, 200 साल लग जाएंगे। इस आर्थिक रूप से जो इन्होंने हमें बर्बाद किया है 200 साल तक, जो भारत को खाली किया है, सोने की चिड़िया से एकदम जैसे बुरी स्थिति बना दी, कुछ नहीं हो पास में, जैसे बिल्कुल कंगाल। लेकिन ये जो मानसिक रूप से हमको गुलाम बना के गए हैं कि तुमसे अंग्रेज श्रेष्ठ हैं। और ये चीजें क्यों लगती है, जब हम बच्चे थे, अब तो मुझे ये चीजें कुछ चीजों में नहीं लगता, जब हम बच्चे थे कोई भी अंग्रेज अगर घूमने के लिए हमें दिख जाता था कि अंग्रेज आया हुआ है, अरे वाह अरे ये तो अंग्रेज है, ओहो पता नहीं क्या ही बात है। अब तो नहीं लगता कोई अंग्रेज कुछ नहीं, क्या काय का अंग्रेज। लेकिन जब बच्चे थे तो क्यों क्यों वो मेरे दिमाग में वो चीज क्यों आती थी अंग्रेज को देखे कि अंग्रेज बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं वो चीजें बचपन से ये देखी होगी कि अंग्रेज ये थे और अंग्रेज शासन करके गए, यानी वो हमसे श्रेष्ठ थे। तो इन चीजों से निकलने में
आगे आने वाले समय में 400-500 साल लग जाएंगे भारत को। कोई भी आज भी अगर अंग्रेजी बोलता है तो उसको कहते हैं कि अरे वाह वाह क्या बात है, इसको तो अंग्रेजी आती है। तो जबकि अंग्रेजी तो एक बहुत नॉर्मल लैंग्वेज है। आदमी 3 से 4 महीना अंग्रेजी सीखे वो सीख जाएगा। लेकिन एक अंग्रेज को 3 से 4 महीने में आप हिंदी सिखा के बता दो, वो सिर्फ इतना ही सीखेगा, नमस्ते, बस इतना ही सीखेगा वो। हिंदी, संस्कृत विश्व की सबसे हार्ड भाषाओं में मानी जाती है, सबसे क्लिष्ट भाषाओं में। तो ये चीजें हैं, बहुत से भेद हैं। जाति के आधार पर भेद करते हैं, धर्म के आधार पर भेद हो जाता है, ये इस धर्म का है, ये इस धर्म का है। भाषा के आधार पर ही हो जाता है, लिंग के आधार पर मेल है या फीमेल है। तो इस आधार पर भी बहुत से भेद होते हैं। धन के आधार पर ये जो गरीब अमीर वाला है, किसके पास पैसा है, लोग भी किसी से पूछते हैं कि आप क्या करते हो आपसे बात करने से पहले। तो वो दरअसल उनकी जिज्ञासा ये नहीं है कि आप क्या करते हो, वो ये जानना चाहते हैं कि आपसे बात जो है वो कितनी करनी है, किस वे में करनी है और कहां तक आगे बढ़ानी है। वो जानना चाहते हैं कि आप कुछ हो तो वो आगे बात करेंगे, नहीं हो तो वहीं खत्म। तो ये चीजें भी होती है। जन्म आदि के आधार पर, आपका कहाँ जन्म हुआ, किस, तो उसके स्थान के आधार पर है, जन्म स्थान के आधार पर। तो विभेद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ये आज भी ये चीजें हैं। और जो महिलाओं के लिए जो भी तैयारी करते हैं स्टूडेंट, उनको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि भले ही सबको एक शौक होता है, क्या करें, श्रृंगार, कि भाई हम सुंदर दिखें। ये एक मनुष्य का एक स्वभावता है कि वो अच्छा दिखना चाहता है। लेकिन ये जो मेकअप वगैरह, ये जो ठीक है, कोई बुराई ऐसी नहीं है, मैं कोई उस चीज की बुराई नहीं कर रहा। मैं जो चीज कहना चाह रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना, बजाय सिर्फ जो है वर्ड पर जाने के, केवल शब्दों पर जाने के। आपकी असली जो ताकत है वो आपका हुनर है, आपका नॉलेज है। और जीवन में कभी भी कोई काम आएगी चीज, तो वो आपका हुनर, कि आप में ऐसी क्या योग्यता है कि आप जीवन में कोई भी अपना काम करके और अपना पेट पालन कर सको पूरी ईमानदारी और स्वाभिमान के साथ। क्या आप में कोई ऐसा हुनर है? कोई चीज सीखनी आनी चाहिए। एक तो होता है हुनर। जैसे मैं प्राचीन समय की बात करूं, महिलाएं जैसे सिलाई होती थी, तो उस टाइम तो एक सिलाईकार यही आता था कि जैसे सिलाई वगैरह है, एक दो यही चीजें होती थी। लेकिन आजकल तो हुनर की कोई कमी नहीं है, हजारों चीजें हैं। और दूसरा है आपका नॉलेज, कि आपके अंदर कितने नॉलेज है, कितना आप सीख रहे हो, वही आपके जीवन में आगे जाकर के काम आएगा। और जो चेहरे की चमक होती है, जब कोई व्यक्ति सक्सेस होता है तो वो हमें बहुत सुंदर लगता है। जो कितने ही नेता होंगे, आप जैसे एक अभिनेता थे इरफान खान, तो भले ही बॉलीवुड के दूसरे हीरो किसकी कितनी बॉडी हो और कितने कैसे दिखते हो, और लेकिन इरफान खान को मैं जब देखता हूं तो इरफान खान के सामने मुझे वो जीरो नजर आते हैं। तो क्या ऐसी चीज है, इंसान की जो काबिलियत होती है वो लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये बजाय कितनी बॉडी बना ली, आज के बॉडी बना हुए अभिनेता बहुत घूमते हैं, लेकिन किस में टैलेंट है? दुनिया टैलेंट को पूछती है। तो आप जो है, आपका जो टैलेंट है उसको विकसित करें अपने अंदर, क्योंकि जीवन में कभी भी कोई भी समस्या आएगी, आपका वो टैलेंट आपके काम आएगा। ये मेकअप वेकअप जो है, कोई ठीक है थोड़ा बहुत करने में, वो बुराई नहीं है, कोई मेरी बात को ऐसे बुरा मत मान लेना, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सारे दिन ही मेकअप, शीशा 24 घंटे पास में, हर थोड़ी थोड़ी देर में शीशा देखना, वो पास में वो रखते हैं, वो क्या कहते हैं, लिपस्टिक, 24 घंटा वो बिल्कुल सारे दिन जब देखो शीशे के सामने देख देख के लिपस्टिक लगाना, ये चीजें नहीं। नॉलेज को अपनी पावर बनाइए। और जो सुंदरता को देख के अट्रैक्ट होता है वो थोड़े समय के लिए अट्रैक्ट होगा, क्योंकि सुंदरता अस्थायी है। जो बाह्य सुंदरता है, आंतरिक सुंदरता है, वो है आपका नॉलेज, आपकी ताकत, असली ताकत वो है, कोई हुनर, ये चीज ये है। तो इस चीज को अपनी ताकत बनाइए। तो ये सब चीजें हैं इसमें। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, और बाकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें और आगे पढ़ेंगे। तो इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए। और जैसा कि मैंने कहा कि आपको जीवन में दोबारा इसके लिए तैयारी नहीं करनी पड़े, रीट के लिए, ऐसी इस बार तैयारी करो, कोई भी कमी ना रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।